हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम ध्वनि, साउंड, वॉइस तीनों एक है, हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, ध्वनि के बारे में, ध्वनि के लक्षण और ये कंपन, आवर्तकाल, ये इन सभी के उत्तर जो हैं इस वीडियो में हम जान लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो यदि आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार का विक्षोभ या कंपन है। कंपन मतलब थोड़ा जैसे मैंने यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो ये कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का विक्षोभ या कंपन है। ध्वनि किससे संचारित होती है? तो ध्वनि ठोस, द्रव, गैस से संचारित होती है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का मूल स्रोत क्या है? ध्वनि का मूल स्रोत क्या है? वायु। क्योंकि जो वायु है, यदि वायु नहीं रहेगी तो जो हम बोलेंगे वह किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ध्वनि का मूल स्रोत क्या है? वायु। चौथा प्रश्न है हमारा, ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। जब कंपन होगा तो ध्वनि उत्पन्न होगी। पांचवा प्रश्न है, ध्वनि किसके रूप में चलती है? तो ध्वनि एक तरंग के रूप में चलती है। ध्वनि किसके रूप में चलती है? एक तरंग के रूप में चलती है। छठवां क्वेश्चन, तरंग किसे कहते हैं? किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को तरंग कहते हैं। कोई माध्यम है, विक्षोभ या कंपन, एक बात, तो किसी माध्यम में जो कंपन है, जो उसका संचरण होगा, जब संचरण होगा तो उसी को हम तरंग कहते हैं। जो ध्वनि किसके रूप में चलती है? तरंग के रूप में। पर संचारित किससे होता है? ठोस, द्रव या गैस, तीनों से भी होता है। जब उससे संचरण होता है तो वही तरंग कहलाता है। सातवां प्रश्न, आवृत्ति किसे कहते हैं? प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। प्रति मतलब एक सेकंड। एक सेकंड में जितना कंपन हुआ है वही उसका आवृत्ति कहलाता है। आठवां प्रश्न, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। नौवां प्रश्न, हर्ट्ज का प्रतीक है। हर्ट्ज का प्रतीक कैपिटल एच और स्मॉल जेड, तो हर्ट्ज का प्रतीक एच जेड है। 10वां प्रश्न, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? तो मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोग्राम हर्ट्ज तक की आवृत्ति जो है उस ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। 11वां प्रश्न है, आवर्तकाल किसे कहते हैं? आवर्तकाल किसे कहते हैं? कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। कंपन करने वाली वस्तु, कोई वस्तु है जो कंपन कर रही है, तो जो कंपन कर रही है वस्तु, जो एक कंपन, एक बार में जितना कंपन हुआ है, जो उसमें समय लगा है, वही आवर्तकाल कहलाता है। 12वां प्रश्न है हमारा, 12वां प्रश्न है, आयाम किसे कहते हैं? आयाम किसे कहते हैं? कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है।
13वां प्रश्न, सामान्य बातचीत में ध्वनि की प्रबलता कैसी होती है? हम जब सामान्य बातचीत करते हैं, किसी आपस में हम बात करते हैं, तो उसमें जो प्रबलता होती है वो बहुत कम होती है। 14वां प्रश्न, सामान्य बातचीत की तुलना में जब हम चिल्लाते हैं, बहुत जोर जोर से बोलते हैं, तब ध्वनि की प्रबलता कैसी होती है? ध्वनि की जो प्रबलता होती है तब अधिक हो जाती है, बहुत ज्यादा। 15वां प्रश्न है, ध्वनि में प्रबलता क्या है? अभी हम पीछे पढ़े थे कि प्रबलता कितनी होती है। अब हम पहले जानते हैं कि प्रबलता किसे कहते हैं। प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि तीव्र अथवा मंद सुनाई देती है। मतलब प्रबलता से हमें यह पता चलता है कि जो मुख से हम ध्वनि निकल रही है, मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है वो तेज है कि बहुत सुरीली, बहुत धीमी, तेज या धीम है, प्रबलता ज्ञात करता है। 16वां प्रश्न है, प्रबलता की मात्रक को किसमें व्यक्त करते हैं? जो प्रबलता है उसके मात्रक को किसमें व्यक्त करते हैं? तो डेसिबल में हम व्यक्त करते हैं। कैपिटल डी और स्मॉल डी और कैपिटल बी में हम व्यक्त करते हैं। प्रबलता की मात्रक को हम डेसिबल में व्यक्त करते हैं। 17वां प्रश्न, मनुष्य के कान कितने डेसिबल की ध्वनि का सामना कर सकता है? तो जो मनुष्य के कान है कितने डेसिबल की ध्वनि का सामना कर सकता है? 180 डेसिबल की ध्वनि को सामना कर सकता है। 18वां प्रश्न, सामान्य मनुष्य द्वारा सांस लेने पर कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 10 डेसिबल की जो ध्वनि है, हम जब सांस लेते हैं तब यह इतनी ध्वनि उत्पन्न होती है। 19वां प्रश्न है, पत्तियों की सरसराहट पर कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? जो पत्तियां जब हिलती हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? 10 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। 20वां प्रश्न है, मनुष्य की फुसफुसाहट, या हम जैसे कुछ थोड़ा धीमे धीमे बोलते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि प्रदर्शित होती है? जब मनुष्य बहुत धीरे धीरे बहुत बोलता है तो वह कितने डेसिबल की ध्वनि प्रदर्शित करता है? 20 डेसिबल की ध्वनि प्रदर्शित करता है। 21वां प्रश्न है, कितने डेसिबल की ध्वनि में मनुष्य की नींद में खलल हो सकती है? कितने डेसिबल की यदि ध्वनि रहेगी जब मनुष्य सो रहा होगा तो उसके नींद में खलल मतलब उसे उठा दे, तो वह 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि होनी चाहिए। 22वां प्रश्न, कितने डेसिबल की ध्वनि में मनुष्य की श्रवण शक्ति को अस्थायी रूप से नुकसान पहुंच सकता है? जो कान से हम सुनते हैं उसको कितने डेसिबल की ध्वनि से नुकसान पहुंचता है? 80 डेसिबल की ध्वनि से उसे नुकसान पहुंच जाता है। 23वां प्रश्न, ध्वनि में तारत्व क्या है? तो ध्वनि में तारत्व क्या है? तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी, भारी या पतली, तीखी ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। जैसे प्रबलता थी, प्रबलता में हम मनुष्य यह ज्ञात करते हैं कि मनुष्य तेज बोल रहा है या धीमे। तो वैसे इसमें तारतम्य में हम यह ज्ञात करते हैं कि पता चलता है कि मनुष्य जो है उसकी आवाज भारी या मोटी या तो फिर पतली तीखी ध्वनि में अंतर होता है। हम तारतम्य यही ज्ञात करता है। तारतम्य ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी
भारी या पतली तीखी ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। 24वां प्रश्न, ध्वनि में आवृत्ति क्या है? तो ध्वनि में आवृत्ति क्या है? आवृत्ति ध्वनि के तारतम्य को निर्धारित करता है। जो आवृत्ति है वह ध्वनि के तारतम्य को निर्धारित करता है। 25वां प्रश्न, ध्वनि को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो ध्वनि को उसके लक्षणों के आधार पर निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम इसके आगे जो प्रश्न है, जिन जिन ध्वनियों का नाम इसमें रहेगा वही वही ध्वनियां ध्वनि के लक्षणों पर हैं। 26वां प्रश्न, प्रबल तथा मंद ध्वनि किसे कहते हैं? तो यहाँ पर प्रबल तथा मंद ध्वनि एक ध्वनि है। तो एक ध्वनि हो गई हमारी। कागज के पलटने से उत्पन्न ध्वनि मंद ध्वनि है। लाउड स्पीकर से उत्पन्न ध्वनि प्रबल ध्वनि। मंद मतलब बहुत छोटी, बहुत मतलब मंद ध्वनि, बहुत धीरे से बोलना मंद ध्वनि है। जो लाउड स्पीकर है वह बहुत तेज मतलब उससे आवाज उत्पन्न होती है, तो वह प्रबल ध्वनि है। 27वां प्रश्न है, मोटी तथा पतली ध्वनि। अब दोस्तों यह दो ध्वनि हो गई है। कुत्ते के भौंकने से उत्पन्न ध्वनि मोटी ध्वनि होती है और बिल्ली की आवाज से उत्पन्न ध्वनि पतली ध्वनि होती है। जो बिल्ली होती है उसकी जो ध्वनि है वो बहुत धीरे होती है और मतलब बहुत सुरीली होती है, मतलब बहुत पतली ध्वनि होती है। और जो कुत्ता जब भौंकता है तो उसकी जो ध्वनि होती है वो बहुत मोटी होती है। 28वां प्रश्न, ध्वनि को आवृत्ति के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों, उसके जो लक्षण थे, लक्षण में से दो ध्वनि है, प्रबल तथा मंद ध्वनि, और दूसरी है मोटी तथा पतली ध्वनि। अब हमारी ध्वनि को आवृत्ति के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किस ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता? अपश्रव्य ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता। एक हमारी ध्वनि हो गई आवृत्ति के आधार पर। दूसरा प्रश्न है, किस ध्वनि की 20 कंपन प्रति सेकंड? जो ध्वनि है, कौन सी ध्वनि है जिसमें 20 कंपन प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 20 कंपन से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती हैं? वो अपश्रव्य ध्वनि कहलाती हैं। तो जो अपश्रव्य ध्वनि है, जो 20 कंपन प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 20 कंपन करता है, उससे भी बहुत कम आवृत्ति की जो ध्वनि है वह अपश्रव्य ध्वनि है। इसीलिए दोस्तों वह मनुष्य सुन नहीं सकता। किस ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता किंतु कुछ जंतु सुन सकते हैं, जैसे हाथी और कबूतर? तो हाथी कबूतर अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं पर मनुष्य नहीं सुन सकता। 32वां प्रश्न, किस ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है? श्रव्य जो ध्वनि है उस ध्वनि तरंग को मनुष्य सुन सकता है। दोस्तों, आवृत्ति के आधार पर जो ध्वनि है, अब हमारी 2 ध्वनि हो गई। 33वां प्रश्न है, किस ध्वनि में 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति होती है? तो श्रव्य ध्वनि में 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति होती है, तो वह श्रव्य ध्वनि है जिसको मनुष्य सुन सकता है। 34वां प्रश्न, किस ध्वनि को श्रव्यता परास कहते हैं? तो श्रव्यता परास श्रव्य ध्वनि को कहते हैं। 35वां प्रश्न, किस ध्वनि के आवृत्ति की ध्वनि से ज्यादा तेज ध्वनि को हमारे कान स्पष्ट सुन नहीं सकते? श्रव्य ध्वनि। जो श्रव्य ध्वनि है उससे भी बहुत तेज यदि आवृत्ति ध्वनि होगी तो हमारे कान को बहुत अस्पष्ट ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी। 36वां प्रश्न, कौन
कौन सी ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि उत्पन्न होती है? पराश्रव्य ध्वनि है। पराश्रव्य ध्वनि जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, तो इसलिए इस ध्वनि को हमारे कान स्पष्ट नहीं सुन सकते। दोस्तों, अब हमारी तीन ध्वनि हो गई हैं, अपश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। आवृत्ति के आधार पर 3 प्रकार के ध्वनि हैं। 37वां प्रश्न, किस ध्वनि कुछ जंतु सुन सकते हैं? किस ध्वनि को कुछ जंतु सुन सकते हैं? जैसे चमगादड़, कुत्ता, डॉल्फिन। पराश्रव्य ध्वनि को दोस्तों चमगादड़, कुत्ता, डॉल्फिन आदि सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि का संचरण के लिए आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। 39वां प्रश्न, ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है? तो जो ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है? ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। 40वां प्रश्न, ध्वनि की वायु, जो ध्वनि है वह वायु में कितनी तेज चलती है? कितनी चाल है? ध्वनि की वायु में चाल कितनी है? 332 प्रति मीटर सेकंड। 1 सेकंड में 332 मीटर ध्वनि वायु में चाल करती है। 41वां प्रश्न, किसके न रहने पर ध्वनि का संचरण नहीं होगा? वायु के न रहने पर ध्वनि का संचरण नहीं होगा। कहाँ वायु का संचरण नहीं होता? अंतरिक्ष में। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था कि वायु के बिना ध्वनि का संचरण नहीं होता। तो जो कहाँ वायु का संचरण नहीं होता? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में वायु नहीं रहती। 43वां प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो वो लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम अंतरिक्ष में बोलेंगे तो दूसरों को सुनाई नहीं पड़ेगा, इसलिए हम अंतरिक्ष यात्री जो हैं सांकेतिक भाषा में बोलते हैं, बोलते नहीं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं संकेत द्वारा। ध्वनि का परावर्तन क्या है? जब ध्वनि किसी माध्यम से टकराकर ध्वनि पुनः उसी माध्यम में वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। जैसे जब ध्वनि निकलती है मुख से तो वह किसी माध्यम से टकरा गई और उससे पुनः उसी माध्यम में वापस आ गई तो ध्वनि का परावर्तन कहलाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है। 45वां प्रश्न, ध्वनि की परावर्तन के कारण ध्वनि कैसे सुनाई पड़ती है? बहुत तेज सुनाई पड़ती है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? जब हम किसी पहाड़ी क्षेत्र में चिल्लाते हैं तो वही ध्वनि दोबारा सुनाई पड़ती है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि को इंग्लिश में कहते हैं इको, वॉइस या साउंड। 47वां प्रश्न, किस ध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है तथा किस ध्वनि में ध्वनि का परावर्तन कई बार होता है? जो प्रतिध्वनि होती है, हम जब बोलते हैं प्रतिध्वनि में तो सिर्फ हमें एक बार केवल एक बार परावर्तन होता है। जब हम बोलते हैं वही दोबारा बोलती परावर्तन होता है। तो प्रतिध्वनि में केवल एक बार होता है। गूंज, जैसे कोई कहता नहीं कि मेरे कान में वही ध्वनि गूंज रही है, तो गूंज में परावर्तन कई बार होता है। मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? मानवों में वाक्य यंत्र तथा कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। 49वां प्रश्न, जो ध्वनि हमारे कान को राहत, आनंद देता है वह ध्वनि क्या कहलाती है? सुस्वर ध्वनि कहलाती है। 50वां प्रश्न,
जो ध्वनि कान पर कर्कश प्रभाव डालती है वह क्या कहलाता है? शोर कहलाता है। 51वां प्रश्न है, कौन सी ध्वनि सबसे तीव्र ध्वनि मानी जाती है? तो सबसे तीव्र ध्वनि ज्वालामुखी के फटने की आवाज जो है वह सबसे तीव्र ध्वनि मानी जाती है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।